साल 2013 की एक चुनावी रैली के दौरान नरेंद्र मोदी एक भाषण में कहते हैं, हमने तय किया है जितने लोग विधानसभा में चुन करके आए हैं, जितने लोग पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं, उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचनाएं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो अपराधी हैं लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं वो जेल जाएं, एक शुद्धि की शुरुआत हो। लेकिन सच यह है कि साल 2014 के चुनाव में चुनकर आए क्रिमिनल बैकग्राउंड के नेताओं को सजा दिलाना तो दूर, ऐसे नेताओं को साल 2019 के चुनाव में सबसे अधिक टिकट देने वाले नरेंद्र मोदी ही थे। इसी तरह 28 जून 2012 के दिन नरेंद्र मोदी ने एक भाषण देते हुए कहा कि मैं प्रशासन में बैठा हुआ हूं, मुझे पता है कि रुपए की कीमतें ऐसे नहीं गिरती। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। जिस वक्त नरेंद्र मोदी ये भाषण दे रहे थे उस वक्त $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 56 रुपए थी, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अप्रैल 2024 में रुपए की कीमतें 56 रुपए से गिरकर 83 रुपए पहुंच जाती हैं, लेकिन कोई सवाल पूछने वाला नहीं होता। Big breaking news on India Today Digital. The Indian rupee dropped to the lowest in more than 10 months, tracking broad losses on Asian peers and on oil price worry. Well, the rupee started at the lowest point of the day at 78.28. Indian rupee surprisingly touched a fresh all-time low, even as it was expected to strengthen in the face of falling crude prices. इसी तरह मई 2013 में मनमोहन सरकार के द्वारा पेट्रोल की कीमतों में 7 रुपए की वृद्धि की जाती है। एक पेट्रोल की कीमतें 73 रुपए पहुंच जाती हैं। तब नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। वहीं मोदी के सत्ता में आने के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतें गिरने से भारत में भी पेट्रोल की कीमतें गिर जाती हैं, तो पेट्रोल की कीमतें गिर जाने के लिए मोदी क्रेडिट लेना नहीं भूलते। मुझे बताइए पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? लेकिन जब उन्हीं मोदी के राज में पेट्रोल की कीमतें 120 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच जाती हैं और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है ना, पूछो मत, सबका हालत खराब है भाई। सर पहले 500 का पेट्रोल भराते थे तो कम से कम 8 दिन चलता था सर, अभी तो 6 दिन ही चल रहा है। कारण ये है कि मुंबई शहर में अब जो पेट्रोल की कीमत है पर लीटर वो 120 रुपए पार हो गई है और जो डीजल की कीमत है वो अब शतक लगाने की कोशिश कर रही है। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, आज से लागू हो गई है, तो गाड़ी चलाना, खाना पकाना सब महंगा हो चुका है। तो ना मोदी क्रेडिट लेने आते हैं, ना उनकी सरकार का कोई मंत्री क्रेडिट लेने आता है। साल 2012 और 13 में नरेंद्र मोदी ने जो बोला, 2023 और 24 आते आते उसका सब उल्टा होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम 2014 से लेकर 2024 के बीच के भारत की जर्नी देखेंगे कि क्या वाकई में देश में अच्छे दिन आए, क्या वाकई में नरेंद्र मोदी के 10 साल में भारत ने तरक्की की। इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। पीएम नरेंद्र मोदी दरअसल लोगों की साइकोलॉजी से खिलने वाले एक मंझे हुए नेता हैं। अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी बिहार पहुंचते हैं और इस वक्त बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे और नीतीश कुमार भाजपा के गठबंधन से अलग होकर तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन बिहार के लोगों को मोदी ने आंकड़ों का ऐसा झांसा दिया कि रैली में आई सारी भीड़ तालियां बजाने लगती है। मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करूं की ज्यादा करो, 60,000 करूं की ज्यादा करो, 70,000 करूं की ज्यादा करो, 75,000 करूं की ज्यादा करो, 80,000 करूं की ज्यादा करो, 90,000 करूं की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं
दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया मेरे भाइयों बहनों। लेकिन सवाल यह है कि वे 1.25 लाख करोड़ रुपए बिहार में कहां लगाए गए? अगर बिहार को ये पैसे दिए गए तो वो कहां दिए गए, और अगर नहीं दिए गए तो क्या मोदी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि नहीं? देश के प्रधानमंत्री के शब्दों की एक कीमत होती है, लेकिन आज मोदी के वायदे की कीमत प्रेमिका को शादी से पहले किए गए किसी उत्साहित आशिक के वायदे जितनी हो गई है। साल 2017 में हिमाचल विधानसभा चुनावों के दौरान मोदी ने गरीबों को सपना दिखाया कि हवाई चप्पल वालों को भी हवाई जहाज में बिठा दूंगा। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। लेकिन आज सच यह है कि मोदी ने उन हवाई जहाजों को ही प्राइवेट कंपनियों को बेच डाला। एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के दूसरे चरण की प्रक्रिया एविएशन मंत्रालय ने तेज कर दी है। सूत्रों की माने तो दूसरे चरण में 25 एयरपोर्ट को आइडेंटिफाई किया गया है और इन 25 एयरपोर्ट में कुछ बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं, मसलन चेन्नई, कोलकाता, जबलपुर, इंदौर, वाराणसी, ऐसे बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं जिनको एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के दूसरे चरण के तहत चुना गया है। क्योंकि इंडिया में जो एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसका डायरेक्ट असर सिर्फ और सिर्फ आम जनता पे पड़ेगा। जो गेम हमने BSNL के टाइम पे देखा था, एग्जैक्ट वैसा तो नहीं, लेकिन कुछ उसी तरीके का एक इंटरेस्टिंग गेम हमारे इंडियन एयरपोर्ट्स पे भी हो रहा है। और एक्चुअल में हो क्या रहा है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अडानी ग्रुप के पास अब मुंबई एयरपोर्ट का भी मालिकाना हक आ गया है। रूल बदला गया और अडानी जी को 6 एयरपोर्ट दिए गए। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया है कि अगले साल मार्च से पहले एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम को बेचा जाएगा। 6 एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट प्लेयर्स को देने का लिए ऑक्शन हुआ, टेंडर मांगा गया था और सबसे ज्यादा बोली होने वाले को 3 एयरपोर्ट देने का, लीज देने का आज फैसला हुआ, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। ज्यादातर एयरलाइंस के फेयर आसमान छू रहे हैं, जिससे यात्री परेशान हैं। आज हवाई जहाजों की कीमत इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि हवाई चप्पल वाले छोड़िए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी हवाई जहाज की सवारी करना मुश्किल हो चला है। भारत में 2019 से 22 के बीच सबसे ज्यादा फ्लाइट टिकट्स के दामों की बढ़ोतरी हुई। अगर आप 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज को कंपेयर करें तो इन 10 कंट्रीज में से भारत में सबसे ज्यादा फ्लाइट टिकट्स की दामों की बढ़ोतरी हुई। लेकिन इससे भी अधिक मोदी ने जो बातें स्मार्ट सिटीज पर फेंकी, उतनी तो शायद किसी भी स्कीम पर नहीं फेंकी होंगी। सरकार में आते ही मोदी ने 100 नए शहरों का सपना दिखाया। स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार, कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने, ये स्पेशलाइज सिटी क्यों न बने? भाइयों बहनों, अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। हमारी सरकार के लिए ये स्मार्ट सिटी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक मिशन। 100 न्यू सिटी की जैसे जरूरत है, वैसे 2 शहर जो पास पास है, उसके लिए एक ट्विन सिटी का कंसेप्ट हमने डेवलप करना चाहिए। जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी है, हमने ट्विन सिटी कंसेप्ट को डेवलप करना चाहिए। विकास का एक नया मॉडल उसमें से हमें मिल सकता है। उसी प्रकार से बड़े शहरों के आसपास सैटेलाइट सिटीज, इसकी पूरी जाल बनानी चाहिए, एक अवसर के रूप में लें। और आप कल्पना कर सकते हैं जब इतना सारा काम शुरू होगा, कितना सीमेंट चाहिए, कितना लोहा चाहिए, कितने सीमेंट के कारखाने चाहिए, कितने लोहे के कारखाने चाहिए, कितने नौजवान चाहिए, कितनों को रोजगार मिलेगा। आप अंदाज कर सकते हैं देश के जीडीपी की जो चिंता हो रही है, उसका जवाब इसमें से मिल सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने एक झूठा गुजरात मॉडल दिखाया कि मैंने गुजरात में ये कर दिया है, वो कर दिया है। ऐसे ही एक धौलेरा सिटी के बारे में बात करते थे। धौलेरा, देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। आपको भी मेरी प्रार्थना है, अगर वेबसाइट पर आप धौलेरा, DHOLERA, धौलेरा SIR, इस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल मिलेगी। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं। नया शहर बना रहे हैं
जो पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं होगी और वो कैसा शहर होगा। जैसे मैंने कहा ना, मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही है हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धौलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो धौलेरा बनेगा, आज जो सांगाई है, उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धौलेरा बनने वाला है। आज सुनकर हंसी आती है कि किस आदमी की बातों पर विश्वास किया। दिल्ली से 2 गुना बड़ा शहर बना रहा हूं, चीन के शहर संगाई से भी 6 गुना बड़ा धौलेरा बनने वाला है। मोदी के हर भाषण को टीवी मीडिया ने बड़ी खबर, बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहकर चलाया। किसी भी देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए शहर ग्रोथ इंजन होते हैं। स्पेशल सोच चलाए गए कि स्मार्ट सिटीज कैसी होंगी। टीवी पर पहली बार मोदी शहर, टीवी पर पहली बार मोदी की ड्रीम सिटी, मोदी के 100 स्मार्ट शहर की पहली झलक। ऐसा ही एक सपना दिखाया गया सांसदों द्वारा गांव गोद लेने का, यानी सांसद आदर्श ग्राम योजना को लेकर भी बड़े बड़े सोच चलाए गए। आपको हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर आदर्श ग्राम की संकल्पना है क्या और कैसे कोई गांव आदर्श गांव बन सकता है। योजना के तहत चुने गए गांव में समूचे विकास पर फोकस होगा। गांव में ढांचागत विकास के तहत स्कूल, अस्पताल, सड़क, खेल के लिए मैदान जैसी सुविधाएं होंगी, तो साथ ही हर घर के साथ ही सभी सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। मोदी ने भी बड़े बड़े भाषण दिए, लेकिन सवाल यह है कि वे आदर्श गांव आज कहां हैं? स्मार्ट सिटी छोड़िए, स्मार्ट विलेज छोड़िए, आपने 1 साल में एक गांव के विकास का जो सपना दिखाया था, आज हाल यह है कि वो एक गांव दिखाने के लिए भी इनके पास नहीं है। करीब 7 साल पहले खुद प्रधानमंत्री ने लॉन्च की थी सांसद आदर्श ग्राम योजना। लक्ष्य था कि साल में हर सांसद एक गांव को गोद ले और उसका समुचित विकास कराए, लेकिन ज्यादातर सांसद ये कार्यक्रम और लक्ष्य भूल गए हैं। ये नतीजा ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों से निकल रहा है। इसी साल 2024 के मार्च महीने में मॉलिटिक्स नाम के एक यूट्यूब चैनल ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा गोद लिए गए गांव को लेकर एक ग्राउंड रिपोर्ट की। आप शायद यकीन ना करें कि एक दिन के भीतर ही इस वीडियो को ट्विटर से डिलीट करवा दिया गया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के गांव की भी स्थिति सेम थी। क्या देख रहे हैं आपने, जब से सरकार बनी कुछ काम हुआ या? हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ, और न यहाँ कॉलेज है आसपास। हम बताओ लखनऊ जाते हैं पढ़ने, उतनी दूर। कितना दूर है लखनऊ यहाँ से? यहाँ से होगा कितना 30 किलोमीटर है। साल 2014 के चुनावी कैंपेन में मोदी ने कहा, लोग शर्त लगा रहे थे कि सचिन की सेंचुरी लगेगी कि प्याज के दाम की सेंचुरी लगेगी। ये तो आपने महंगाई का हाल करके रखा है मेरे भाइयों, ये हाल इन्होंने करके रखा है। लेकिन जब मोदी खुद सत्ता में आते हैं, 10 साल सरकार में रहते हैं, तो प्याज की कीमतें 100 रुपए तक पहुंच जाती हैं। Well, in the capital city, retail onion prices have surged to a range of rupees 65 to 80 per kilogram due to a decrease in supply. लेकिन आज प्याज की कीमतों को लेकर अगर भाजपा नेताओं से पूछा जाए तो वो बोलेंगे, अरे इससे किसानों को फायदा होगा, अरे ये हमारे हाथ में थोड़े ही है। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, तो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। ज्यादा प्याज खाने पर कैंसर हो जाएगा। आप देखें कि सब्जी जो पहले 10-15 रुपए की मिला करती थी, आप जाकर हाट में, बाजार में, हाट में लिया करते थे। आज भी वो सब्जी 8 साल के बाद आपको जो 10-15 रुपए की मिल रही थी, ज्यादा 15-20 रुपए की मिलती है सीजन में। कहाँ सब्जी का दाम बढ़ा है? सवाल आपसे यह है कि क्या महंगाई कम हुई? इसका जवाब एक बार जनता से जान लेते हैं। चीनी इतनी महंगी क्यों मिल रही है? तेल इतना महंगा क्यों मिल रहा है? सिलेंडर इतना महंगा है। 70 रुपये पाव है, 80 रुपये पाव रहेगा, क्या खाएगा आदमी? हमारी तनख्वाह वहीं के वहीं पड़ी है और महंगाई बढ़ती जा रही है। अब यही जो सिलेंडर देख लीजिए, पहले 400 का था, आज 1200 का मिल रहा है। एक वक्त था जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस वक्त मोदी कहते थे, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री है, इन्फ्लेशन 11+ है, 11+। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा?
और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के नेता भाषण करते हैं। आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं। महंगाई का माँ? मैं यहाँ आया, देर से आया, तो सॉरी बोला कि नहीं बोला? आपकी क्षमा मांगी कि नहीं मांगी? एक बार नहीं, 2 बार मांगी कि नहीं मांगी? इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। लेकिन सच यह है कि मोदी ने खुद पिछले 10 साल में महंगाई का महागाई कुछ नहीं कहा। पहले प्याज और टमाटर के दामों पर कांग्रेस के मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ती थी, लेकिन आज किसी भी चुनावी रैली में जाकर मोदी ये नहीं पूछते कि हाँ, मैंने महंगाई कम कर दी है और मुझे महंगाई कम करने के लिए वोट दो। महंगाई पर मां बोलने वाली वीडियो देखने के लिए जब मैंने YouTube पर सर्च किया तो मुझे एक वीडियो मिलती है जिसमें मोदी बता रहे हैं कि देश में महंगाई कम हो गई है क्योंकि देश में मोबाइल का डेटा सस्ता हो गया है। ये जो मोबाइल डेटा है ना, आप कभी यूट्यूब दिखना फलाना करते होंगे तो आपको जरा ध्यान, आज हर भारतीय हर महीने करीब 20 GB डेटा इस्तेमाल करता है। आप मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, 20 GB डेटा। अगर 2014 से पहले जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 1 GB डेटा अगर आप उपयोग करते थे तो उसकी कीमत लगती थी 300 रुपया, करीब 300 रुपया। उस हिसाब से अगर आज आप देखते तो आपका मोबाइल का बिल हर महीने कम से कम 6,000 रुपया महीने आता। अगर 2014 वाली कांग्रेस की सरकार के हिसाब से देखें तो आज मोबाइल का फोन एवरेज आपका 6,000 रुपया आता। लेकिन भाजपा सरकार ने डेटा को गरीब के लिए बिल्कुल सस्ता कर दिया है। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा कोई देश नहीं है जहां की सरकार प्राइवेट कंपनियों द्वारा किए जा रहे मोबाइल डेटा के सस्ते होने का क्रेडिट खुद ले रही है। मोबाइल डेटा के सस्ते होने का क्रेडिट लेने वाले मोदी ने पेट्रोल, डीजल, प्याज, टमाटर और दाल आदि पर कुछ नहीं बोला। आज मोदी समर्थकों द्वारा भी डेटा सस्ता होने का लॉजिक देकर महंगाई की बात छुपा ली जाती है। महंगाई छोड़िए, अनएम्प्लॉयमेंट पर तो इनके लॉजिक अलग ही होते हैं। आज कहते हैं कि अरे सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। फिर सवाल उठता है कि ये कौन आदमी था जो साल 2013 में मंचों से रोजगार की बात उठा रहा था। 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। मैं जरा नौजवानों को पूछता हूँ, क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? पूरी ताकत से बताओ, रोजगार दिया है? आपके गांव में किसी को दिया है? आपके परिवार के किसी को दिया है? आपके यार दोस्तों को दिया है? और उसके बाद भी फिर अभी कह रहे हैं कि हम 10 करोड़ को रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस ने वादा तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है? भाइयों बहनों, जिसने आपसे वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ो, ये मैं आपको कहने के लिए आया हूं। लेकिन जब मोदी खुद सत्ता में 10 साल रह लेते हैं तो कहते हैं कि आज एसएससी, यूपीएससी में पहले से ज्यादा जॉब मिल रही हैं। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थानों जैसे एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। लेकिन क्या सच में आज एसएससी और यूपीएससी में पहले से ज्यादा नौकरियां मिल रही हैं? ये खुद आईएएस की तैयारी करने वाले एक कोचिंग का आर्टिकल है कि यूपीएससी में अब ना के बराबर जॉब आ रही हैं। क्लियर आईएएस का ये आर्टिकल कहता है कि पिछले 4 साल से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी नौकरियों में वैकेंसियां लगातार गिर रही हैं। ये तब है जब इन नौकरियों के लिए पेपर देने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी तरह बायजूस कोचिंग का आर्टिकल बताता है कि यूपीएससी के एग्जाम में मनमोहन सिंह के समय साल 2012 में 1037 नौकरियां निकली। इसी तरह 2013 में 1000 और 2014 में 1291 नौकरियां निकली। लेकिन 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई तब से कितनी नौकरियां निकली? मोदी सरकार के वक्त 2015 में 1291 से गिरकर 1129 नौकरियां निकली। 2016 में 1079, 2017 में 980 वैकेंसी रह गई, 2018 में मात्र 782 और 2019 में 896, 2020 में मात्र 796, 2021 में और अधिक गिरकर 712 वैकेंसीज रह गई। ये ग्राफ बताता है कि मोदी सरकार में यूपीएससी की वैकेंसीज गिर रही हैं कि बढ़ रही हैं। इसी तरह एसएससी की वैकेंसी भी गिरती जा रही हैं। 2012 में एसएससी सीजीएल की 16,119 वैकेंसीज निकली थी, 2013 में 16,114 और 2014 में 15,449। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद साल 2015 में एसएससी सीजीएल की वैकेंसीज मात्र 8,511 रह गई, 2016 में 10,000 करीब रह गई और 2017 में 8,000 करीब रह गई। ऐसे करके 2020 आते आते मात्र 6,500 करीब सीटें रह गई। सबसे पहले आप देखोगे एसएससी सीजीएल वैकेंसी ट्रेंड 2012 में जहां हमारी 16,000 वैकेंसी थी, 2013 में भी 16,000 वैकेंसी थी, 2014 में भी 15,500 कुछ वैकेंसी थी, वो 2015 में घट के 8,000 रह गई। 2016 में फिर हमारे पास 10,000 वैकेंसी थी, 2017 के अंदर फिर 8,000 वैकेंसी, 18 के अंदर 11,000 वैकेंसी, 2019
2019 के अंदर 8000 वैकेंसी। तो ये आप देखोगे जहां 12, 13, 14 में ज्यादा वैकेंसीज थी, 15, 16, 17, 18, 19 में लगातार 10,000 की 8,000 की रेंज में हमारी वैकेंसीज रही हैं। ठीक है, 15, 17 और 19 में लगातार 8,000 की रेंज में वैकेंसीज हैं। 16 और 18 में थोड़ी ज्यादा थी हमारी। 18 में भी वैसे वैकेंसीज कमी थी, ये 3000 वैकेंसी सीजीएल 2017 की डाल दी गई थी 18 के अंदर, तो 17 से कम होकर 18 में चली गई थी। अगर मैं बात करता हूं यहां पे 2020 की, तो 2020 के अंदर ऑल टाइम लो वैकेंसी रिपोर्ट कर गई है, 6506 वैकेंसीज है सिर्फ अभी तक एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में। हो सकता है विद टाइम वैकेंसी इंक्रीज कर दे, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। ओवरऑल आप देखोगे जहां 2012 के अंदर हमारे पास 16000 वैकेंसीज थी, इस बार सिर्फ 6500 वैकेंसीज हैं। सिर्फ 40% वैकेंसीज रह गई हमारी, जो 8 साल पहले वैकेंसीज हुई करती थी एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में। अगर पिछले 4 सालों की बात करें तो साल 2021 में 7600 करीब थी, वहीं 2022 में अचानक से बढ़कर 36000 हुई। 2023 में फिर वापस मात्र 7500 करीब वैकेंसीज रह गई। वहीं 2024 में 8400 करीब। यानी अगर 2022 को छोड़ दें तो मोदी सरकार के कार्यकाल में यूपीएससी की तरह ही एसएससी सीजीएल की सीटें भी एवरेज 16000 से गिरकर एवरेज 8000 करीब रह गई। यही हाल बैंकों की नौकरियों का है। इस चार्ट में देखा जा सकता है कि जहां मनमोहन सरकार के वक्त बैंक के लिए एग्जाम करने वाले आईबीपीएस के पीओ एग्जाम में जहां एवरेज 20,000 22,000 नौकरियां निकल रही थी, उसी आईबीपीएस पीओ की वैकेंसीज मोदी सरकार के वक्त एवरेज 10 से 11,000 रह गई। आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन को बताना चाहूंगा, ठीक है, बैंकिंग का एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है और अच्छी पोस्ट होती है ये भी। 2013 के अंदर जहां इसके अंदर 21,680 वैकेंसी थी, 2014 के अंदर घटा के 16,000 कर दी गई। 15 के अंदर 12,000, फिर 16 के अंदर 9,000 कुछ है, फिर 17, 18, 19 और 20 लगातार 4 सालों के अंदर आपकी वैकेंसी 4,000 के आसपास ही रही हैं। तो अगर मैं मोटा मोटा देखूं यहाँ पे 21,680 से लेकर 2013 में जो वैकेंसीज थी, अब ये 4,000 वैकेंसीज हैं, तो लगभग हमारे पास यहाँ पे 20% तक वैकेंसीज रह गई हैं। 2020 में तो मात्र 1167 वैकेंसीज निकली, 2021 में मात्र 5809, 2022 में 7402 और 2023 में मात्र 3049। यही हाल रेलवे और अन्य सरकारी नौकरियों का रहा। लेकिन प्रधानमंत्री मंचों से ऐसे झूठ बोलकर जाते हैं कि जैसे सच में देश में नौकरियों की बहार आ रखी है। फोर्ब्स मैगजीन ने भारत में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। साल 2008 में भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.41% थी, जो 2014 तक 5.44% बनी रही। जबकि साल 2008 वाला वक्त ग्लोबल रिसेशन का टाइम था, यानी मंदी का टाइम था, जब पूरी दुनिया में लोगों की नौकरियां गईं। अगले कुछ साल भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कुछ इसी तरह रहता है, लेकिन साल 2020 के बाद ये 8% तक पहुंच जाता है। 2021 में घटकर 5.98 होता है, लेकिन 2022 में एक बार फिर 7.33% हो जाता है। 2023 में ये 8% पहुंच जाता है। कहां 5% और कहां 8% की बेरोजगारी दर। लेकिन इनके भाषण देखो जैसे देश में नौकरियां ही नौकरियां दी जा रही हो। बुजुर्गों ने सही कहा है कि गाल बजाने में और काम करने में अंतर होता है। गाल ये इतना बजाते हैं कि ढोल की आवाज को भी फाड़ दें, लेकिन काम के नाम पर दिखाने के लिए इनके पास 370, राम मंदिर और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे ही बचते हैं। आपको लग रहा होगा कि पहले 5% बेरोजगारी दर थी तो अब 8% ही तो है, लेकिन असल में भारत की जनसंख्या के हिसाब से 1% के अंतर का मतलब होता है कि 10-10 करोड़ की जनसंख्या का अंतर। झारखंड की कई माताएं बहनें दिल्ली के अंदर बर्तन साफ करने के लिए मजबूर हो जाती है। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए, ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके, माँ बाप के साथ सुख दुख बांट सके, माँ बाप के साथ बैठ करके रूखी सूखी रोटी खा सके। ये हमें करना है भाई। इन्हीं नौजवानों के ऊपर इनके भाषण सुनिए। हमारे पास 2 चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के चाइना के कंपैरिजन में हम दुनिया के सामने एक ताकत बनकर के उभर सकते हैं। एक डेमोग्राफिक डिविडेंड, 65% जनसंख्या इस देश की 35 से कम आयु की है, नौजवानों का देश है। डेमोग्राफिक डिविडेंड सारे दुनिया के अंदर एक ताकत के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। और जब चाइना से कंपैरिजन की बात करते हैं तब हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हमारे पास डेमोक्रेसी का भी एक डिविडेंड है और अभी तक हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारी लोकतांत्रिक ताकत ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान हमारे पास एक हथियार है, ये हमारी एक पहचान है। और जब चाइना के कंपैरिजन में विश्व के अंदर जाके खड़े रहना है तो ये 2 चीजें हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड डेमोक्रेसी का डिविडेंड। इन दोनों को एक शक्ति के रूप में हमने आगे रखना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी का विषय है और इस पर हमने बल देना चाहिए। Our aim is to create jobs for more than 1 billion young hands. To provide this, the share of manufacturing must reach around 25% in our GDP. आपकी सरकार ने कहा था कि आप 10 करोड़ जॉब्स देंगे 5 साल के बाद। क्या आप रिसर्च करते हैं क्या? आंकड़े आए हैं। मैं चाहूंगा कि रिसर्च कीजिए, कब कहां लिखा हुआ है वो भी जरा एक बार चेक कर लीजिए। चलिए, आप कह रहे थे लेकिन अगर कांग्रेस ने जो चर्चा की वही आपके सवाल का आधार है, ठीक है, टाइम्स नाउ ने
थोड़ा रिसर्च टीम बनानी चाहिए। लेकिन सच यह है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की बेरोजगारी पर रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि भारत में जहां साल 2000 में 35.2% लोग बेरोजगार थे, वहीं वो बेरोजगारी 2022 में 65.7% हो गई है। ऊपर के आंकड़े बताते हैं कि इस बेरोजगारी के लिए वर्तमान मोदी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि नौजवान इसमें सबसे ज्यादा संख्या में हैं। ILO की ये रिपोर्ट बताती है कि इन बेरोजगारों में 83% नौजवान लोग हैं। कहने को तो लोग बीटेक और एमटेक करते हैं बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए, लेकिन रोजगार का आलम यह है कि एक चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। सरकारी रोजगार के दावों की पोल तब खुल गई जब हजारों बीटेक एमटेक 8वीं पास चपरासी की नौकरी के लिए पहुंचे। दरअसल दिल्ली से सटे पानीपत कोर्ट में 8वीं पास चपरासी की ग्रुप डी वाली नौकरी निकली थी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वैकेंसी थी सिर्फ 13, लेकिन 27,000 युवा इंटरव्यू देने पहुंच गए। यानी इसका औसत निकाला जाए तो एक चपरासी की नौकरी के लिए 2076 युवा पहुंचे। इसमें कई बीटेक और एमटेक पास युवा इंटरव्यू के लिए अपनी बारी का घंटों इंतजार करते नजर आए। बेरोजगारी वह चीज होती है जिसे जमीन गाली देता है और आसमान ऊपर से थूकता है और दुनिया को दिखता भी नहीं। इतना खराब चीज है ये बेरोजगारी। पड़ोस वाला 4 को बात सुनाएगा, लड़की सबके लिए तो और समस्या। सोचकर देखें कि कोई बुढ़ापे में बेरोजगार होता है, 50-60 साल की उम्र में बेरोजगार होता है, तो समझ आता है देश का नौजवान जवानी में ही बेरोजगार है तो उसका घर कैसे चलता होगा, उसकी मेंटल हेल्थ का क्या होता होगा। सर, हमारा सवाल है रोजगार को लेकर। इंडिया टुडे ग्रुप एक साप्ताहिक ट्रैकर चलाता है पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें हम लोगों से पूछते हैं कि इस चुनाव में सबसे अहम मुद्दे क्या हैं। 36% लोगों ने कहा कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार कहती है कि जॉब क्रिएशन ऐतिहासिक स्तर छू रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट लेकिन नंबर 1 इशू है। क्या इसमें आप विरोधाभास देखते हैं? आप फिर ये कांग्रेस का एजेंडा फिर आप लेकर के चल पड़े हो, आप उसी को आगे बढ़ा रहे हो। यही मोदी कहते थे कि देश नौजवान है, इसका फायदा लिया जा सकता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा। हाल यह है कि 10 साल में देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड तो छोड़िए, डेमोग्राफिक डिप्रेशन में पहुंचा दिया है। देश को 10 साल में डुबोने के बाद भी मोदी ने अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड पर सपने दिखाना बंद नहीं किया है। साथियों, हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड पर हमारी बहुत बड़ी ताकत है, चर्चा भी करते हैं, लेकिन क्या कोई यूनिवर्सिटी है जिसने इसका स्टडी किया है? आखिर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या? क्या दुनिया में जब डेमोग्राफिक डिविडेंड का अवसर आया था तब उस दुनिया के उस देश ने जिस प्रकार के कदम उठाए थे, वहां की यूनिवर्सिटी कैसे व्यवहार करती थी और उसका बेनिफिट कैसे लिया? ये मंच पर जाकर डेमोग्राफिक डिविडेंड पर बात करते हैं, लेकिन असल में इनकी पार्टी ने देश के नौजवानों को दंगों में लगा के रखा हुआ है, मस्जिदों के आगे डांस करने के लिए लगा रखा है। पूरे देश की नस्ल को आज खराब किया जा रहा है। अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। साल 2016 में मोदी ने किसानों को सपना दिखाया कि साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। 2022 में किसान की आय दोगुना करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए। राज्य सरकारें भी इस काम को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति से काम में जुटे। बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। 2022 में हिंदुस्तान के किसान की इनकम डबल करने का इरादा, एक संकल्प, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तब हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा और ये सपना हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, दोगुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमने किसानों की आय दोगुना करने की बात की तो बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया, ये तो संभव नहीं है, ये तो मुश्किल है, ये कैसे हो सकता है। 2019 में भी इसी वायदे पर वोट मांगी, लेकिन मालूम नहीं किस किसान की आय दोगुनी हो चुकी है। मोदी और आधार कार्ड की कहानी तो ऐसी है कि किसी का ध्यान ही नहीं गया। एक वक्त था जब मोदी आधार कार्ड पर सवाल उठाया करते थे, पूछा करते थे कि अरे आधार कार्ड तो किसी काम का ही नहीं है। सवाल पूछा करते थे कि इस आधार कार्ड स्कीम पर इतना पैसा खर्च कहां कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी देश पूछना चाहता है, इस आधार कार्ड के पीछे कितने रुपए खर्च हुए, ये रुपए कहां गए, आधार कार्ड का लाभ किसको मिला? सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं, ये सवालों के जवाब ये देश की जनता मांगती है आपसे। लेकिन आज उसी आधार कार्ड को मोदी ने हर स्कीम से जोड़ दिया है। बिना आधार कार्ड आज मोदी सरकार में कोई भी काम कराना मुश्किल है। आधार कार्ड आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बैंक से लेकर रोजगार तक सब में आज आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस आधार कार्ड को मोदी कूड़ा कहते थे, उसी आधार को पैन कार्ड से लिंक न कराने के कारण मोदी सरकार ने जनता से 600 करोड़ रुपए जुर्माने के रूप में वसूल लिए। अगर आधार कार्ड इतना फिजूल था तो सरकार आज आधार कार्ड को हर चीज से लिंक कराने के लिए जुर्माने क्यों लगा रही है? मोदी ने विदेशी संबंधों जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी राजनीतिक मुद्दा बनाया।
प्रधानमंत्री जी, आपसे पूछना चाहता हूं, आए दिन चीन हमारी सीमा पर आकर के अड़ंगे जमाता है। सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर धरती चीन दबोच करके बैठा हुआ है। ये भूगोल बदल गई, ये भूगोल कांग्रेस के शासन में बदल रही है। जो हिंदुस्तान का हिस्सा था वो हिस्सा चाइना के पास चला गया। वो आप ही के कार्यकाल में भी हुआ है और आपके पार्टी के और महाराष्ट्र के क्षेत्र काल में भी हुआ है। चीन पर तो मोदी ने लाल आंख दिखाने तक के लिए कहा। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बजाय हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहाँ रहने का मन कर जाता है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन जब चीन ने धोखेबाजी से देश के 20 जवानों को शहीद कर दिया और सरकार पर लोग जवाब मांगने लगे, तो चीन से सवाल करने के बजाय चीन को क्लीन चिट दे दी। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। वहीं लद्दाख के लोग बार बार सरकार से मदद मांग रहे हैं कि चीन हमारी सीमाओं में घुस आया है। चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहाँ पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। खुद भाजपा समर्थक सेना के पूर्व ऑफिसर जीडी बख्शी तक चीन पर स्वीकार कर रहे हैं कि चीन भारत की सीमाओं में घुस आया है। साहब, मेरा सिर्फ कहना यह है, लद्दाख इज अ हाइपर सेंसिटिव स्टेट, हाइपर सेंसिटिव एरिया है। चीन का खतरा बढ़ रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पे, राइट। और ऐसे में अगर इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर आ गए, और वो सोनम वांगचुक जैसे, वो मतलब कोई फटीचर नहीं है, सड़क साफ नहीं है, गुड्डा जो कि बोलना शुरू किया है, पॉपुलैरिटी बड़ा जाना एजुकेशनिस्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टेड सिटीजन है भारतवर्ष का। तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो हमको तो तवज्जो देनी पड़ेगी। उसको ब्लैकआउट की न्यूज़ से ही ब्लैकआउट कर दें। आई एम सॉरी, दैट इज नॉट द वे टू गो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? लेट अस एड्रेस इट। Let us face it before the Chinese start taking advantage. Exactly. And it can turn into a national security threat. लेकिन प्रधानमंत्री ने आज तक ये स्पष्ट तक नहीं किया है कि देश की सीमा पर चल क्या रहा है। ठीक है, चीन से लड़ेगी, भारत की सेना लड़ेगी, लेकिन कम से कम चीन भारत की सीमा पर क्या चल रहा है ये तो सच बताना चाहिए। लेकिन भारत का मीडिया सरकार से सवाल करने के बजाय खुद कार्टून बना हुआ है। कुल मिलाकर मोदी ने जो सपना दिखाया उसका उल्टा ही उल्टा किया। मैंने अभी काले धन वाले भाषणों की तो बात ही नहीं की है। काले धन वाले आंकड़े सुनकर तो आपके दिमाग की नसें जाम हो जाएंगी। आज मोदी इस काले धन की, ब्लैक मनी की बात ही नहीं करते। हाल यह है कि मोदी बात भी कर लें तो भी उन बातों का कोई सेंस नहीं है। उनकी बातें सिर्फ हवाबाजी और लपोड़बाजी ही साबित हुई हैं। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मेक इन इंडिया, गंगा सफाई, स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, काला धन, इन सब पर मोदी की बातें फर्जी साबित हुई, उनकी योजनाएं फेल साबित हुई। लेकिन नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि अभी भी 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना बेच रहे हैं। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। हमारा लक्ष्य भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से सशक्त और सामरिक रूप से समर्थ बनाना है। ये भारत के लोगों को निर्णय लेना है कि उन्हें और सपने देखने हैं तो वे इलेक्ट करने के लिए वोट डालने जाएं। अगर उन्हें लगता है कि नहीं, मोदी से कुछ अच्छा चुनना है तो वे हटाने के लिए वोट डालकर आएं। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि नहीं, हमसे गलती हुई है और आगे गलती नहीं करनी बल्कि झूठे सपने दिखाने वालों को उन्हें सजा देनी है, तो अब की बार पनिश करने के लिए वोट डालकर आएं, लेकिन वोट जरूर डालकर आएं। ये कहानी फिलहाल यहीं तक। नमस्कार।